बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एम डी कैट 2025 का पेपर है। एम डी कैट और उसका ये फिज़िक्स का पोर्शन है, तो जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इससे बहुत सी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन किस तरीके के पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर डीप लर्निंग की हो और आपने बुक्स की रीडिंग की हो, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो हमारी कोर्स बुक्स हैं, चाहे वो के पी बोर्ड की हैं या पंजाब टेक्स्ट बुक है, इसको आप ज़रूर रीड करें। अब जैसे ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर इज सच दैट इट। अब हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो ये कॉइल जो है इस चेंज को अपोज करती है, और इसके अपोज करने की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है, ये कॉइल इसको अपोज करेगी। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो ईएमएफ पैदा होती है या प्रोड्यूस होती है, उसमें ये नेगेटिव साइन आ जाता था, और इस नेगेटिव साइन का आंसर जो था वो फैराडे के पास नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो हमें किसने प्रोवाइड किया था? लेंस ने प्रोवाइड किया था। तो उसने बताया था कि अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 83 और पेपर के हवाले से, लेकिन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है और पेपर के हवाले से ये 83 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि इन अ प्योर कैपेसिटिव ईसी सर्किट द करंट। तो देखिए, हमारे पास तीन सर्किट होते हैं: रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो इन फेज होते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास इंडक्टिव सर्किट होता है, उसमें वोल्टेज जो है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री, या फिर हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो लैग बाय 90 डिग्री। दोनों बातें सेम है, जो भी आप कह सकते हैं या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करता है बाय 90 डिग्री, और करंट जो है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो कैपेसिटिव सर्किट का पूछा गया है, लिहाजा यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 90 लैग करेगी और लीड नहीं करेगी, वोल्टेज फेज भी नहीं होंगे, तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड्स, डी डायोड D1 एंड D2, ये टू डायोड्स हैं, ऑपरेट जिस वक्त ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में सर्किट में होते हैं। इसको हम दो मेथड्स होते हैं, एक हमारे पास सेंट्रल टेप मेथड है, और एक हमारे पास जो है ब्रिज मेथड है, जिसके ज़रिए जो है हम फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफिकेशन हासिल करते हैं। तो इसमें D1 और D2 ये इस तरह ऑपरेट करते हैं कि जब D1 ऑपरेट करता है तो D2 ऑपरेट नहीं कर रहा होता, और जब D2 ऑपरेट करता है तो D1 ऑपरेट नहीं करता। तो इस तरह इसका जो आंसर आता है वो कहता है कि साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल्स, यानी साइमल्टेनियसली जो है ये वर्क कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं इन अल्टरनेट स्विचिंग मोड, only when both end of the transformer are positive, only reverse bias connection। तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि ये अल्टरनेटिव तरीके से ऑपरेट करते हैं, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द एनर्जी ऑफ द क्वांटा इज गिवन बाय द इक्वेशन।
तो हमारे पास जो क्वांटा की इक्वेशन है, जो मैक्स प्लैंक ने इक्वेशन दी थी, वो हमारे पास है E इक्वल टू एच एफ, जो हमें एक क्वांटा की इक्वेशन बता रही है। तो इस वजह से ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बाकी भी एनर्जीज हैं, ऐसा नहीं है कि एनर्जीज नहीं है, लेकिन ये हमें रेस्ट मास एनर्जी के बारे में मालूमात देती है। ये एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी। और एक बात दूसरी याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी को हम E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2mv लिख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई आपसे ये पूछ सकता है कि एनर्जी जो है, और ये अक्सर पेपर में मैंने देखा है, आता भी है, कि वो मास के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है या एनर्जी जो है वो मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि जब मोमेंटम कांस्टेंट हो तो फिर उस सूरत में एनर्जी जो है वो मास की इन्वर्सली रिलेटेड होगी, और अगर स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो फिर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। इसके साथ मैं और बात ऐड कर दूं कि अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर मोमेंटम सेम है तो फिर एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी इस रिलेशन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द ब्रैकेट सीरीज लाई इन। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन तरह के पैटर्न बन सकते हैं। एक हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है, एक हमारे पास विजिबल है, और विजिबल लाइट है, और एक हमारे पास इंफ्रारेड है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में गिरते हैं तो उसे हम लेमन सीरीज कहते हैं, और वो अल्ट्रावायलेट में लाई करती है। और जो लाइट हमें नज़र आती है, जो कलर हमें नज़र आते हैं, वो बेसिकली सेकेंड शेल में गिरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे जो फोटोन इमिट होते हैं वो विजिबल रेंज के होते हैं, और उस सीरीज को हम बेलमर सीरीज कहते हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो है वो पेस्टन, ब्रैकेट और प्रेफरेंस सीरीज होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास इंफ्रारेड में लाई करती है। तो इस वजह से हमारे पास ये ब्रैकेट सीरीज जो है, ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी स्टूडेंट्स। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। तो उसमें हमें कहते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस टाइम है। तो इसमें अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड बनती है, तो यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें स्पीड मिलेगी। और ये याद रखें स्टूडेंट कि किसी भी ग्राफ में, चाहे वो आपके पास कोई भी ग्राफ हो, जैसे कि ये आपके पास एक ग्राफ है, ये एक दूसरा ग्राफ है, ये कभी भी किसी भी चीज़ का ग्राफ है। ये मैं फ़िलहाल 3 ग्राफ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखा चुका हूँ। तो मैं ये डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम। अब एक स्टूडेंट एक बात याद रखें कि जब भी ये ग्राफ आएंगे तो इन ग्राफ से जो चीज़ भी आएगी वो बेसिकली यूनिफॉर्म होगी। क्या मतलब? इससे भी जो क्वांटिटी आएगी वो यूनिफॉर्म होगी, इससे भी जो क्वांटिटी आएगी वो यूनिफॉर्म होगी, और इससे भी जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो यूनिफॉर्म होगी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड आती है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को बताएगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को बताएगा। याद रखें कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देता है, और इससे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो इसी तरह यहाँ से हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। तो अब ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें ट्राइंगल दे रहा है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात याद रखें कि जब यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ये क्वेश्चन इस तरीके से जा सकता है
कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो और वो अगर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपसे कोई पूछ ले, तो फिर याद रखें स्टूडेंट कि वो ट्राइंगल नहीं बनाएगी, बल्कि वो हमें रेक्टेंगल बना कर देगी। ये हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगी ये ग्राफ, और ये हमें स्पीड बताएगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी मैं आप लोग के साथ मज़ीद इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।